मैं तो एक आम नागरिक के नाते मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि उनकी कैबिनेट के एक मंत्री ने इस तरह का भाषण दिए है और उनकी मौजूदगी में उनकी पार्टी के न सिर्फ सांसदों ने बल्कि उत्तर प्रदेश असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने इस तरह के भड़काऊ बयान दिए। इनका कोई और मकसद नहीं, आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में ध्रुवीकरण का पूरा एजेंडा है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री पूरे देश के सामने जवाबदेह हैं, जो कि भारत के संविधान में कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अगर मंत्रिमंडल का एक सदस्य कोई बात कहता है, इट रिफ्लेक्ट्स द मैंडेट ऑफ द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड immediately clarify where he stands, whether he is backing the statements of his minister and his MPs and his party colleagues to kill Muslims। तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा गंभीर मसला है और भारत में गृह युद्ध छेड़ने की ये तैयारी का एक पूरा एक एजेंडा है। आरएसएस बीजेपी तो लगातार भड़काऊ भाषण देती है और उसके खिलाफ कार्रवाइयां होनी अब बंद हो गई हैं, लेकिन हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि उन भड़काऊ भाषण देने वालों में राज्य मंत्री शामिल है, केंद्र का राज्य मंत्री शामिल है। हमें उम्मीद थी कि कल उसको बर्खास्त कर देगी मोदी सरकार, इसलिए हमने 24 घंटे तक इंतजार किया, क्योंकि वो नहीं हुआ इसलिए आज हम धरने पे बैठे हैं और हमने राष्ट्रपति को लिखा है, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि उसको फ़ौरन डिसमिस किया जाए। ये हमारी डिमांड है। असल मकसद तो यही है कि इस देश में सांप्रदायिक हिंसा होती रहे। असल मकसद ये है कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए और इस तरह के ही भड़काऊ भाषण मुजफ्फरनगर में हुए थे जिसके बाद कत्लेआम हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि भड़काऊ भाषण हो गया और उसके बाद कुछ नहीं होगा। हमें इस बात का डर है कि वहाँ हिंसा होगी, इसलिए भी हम यहाँ बैठे हैं कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को चौकन्ना किया जाए। उन्होंने तो एडमिनिस्ट्रेशन तक को धमकी दी है और ये इंश्योर किया जाए कि आगरा में जो मुसलमान रहते हैं वहाँ पे उनकी जानो माल को कुछ खतरा ना हो। मैं मुसलमान हूँ और मेरे आगे ये स्लोगन है, मगर मेरा सर शर्म से झुक गया है कि मेरे हिंदुस्तान में किसी की इतनी हिम्मत हुई कि मुसलमानों के लिए, जो कि इस मुल्क का इतना अहम एक अंसर है, उसके लिए जिस किस्म के उसने इस तरह गाली दी है, एक पूरे कौम को, एक पूरे मुल्क को, हर हिंदू मुसलमान को ये गाली दी है, ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? और यकीनन ये बर्दाश्त नहीं होगा। और ये जो बर्दाश्त की हद से गुज़र गया है ना, ये उसी का एक मुजाहरा है। ये जो ज़हरालूद माहौल है, इसको फौरी तौर से इसको बदलना है, अपने अल्फाज से, अपने कामों से और अपनी प्रैक्टिकली किस तरह से उनको ये इस माहौल का जो जहरीलापन है इसको ख़त्म करना है। आज फिर एक और एमएलए ने भाषण दिया है, तो सिर्फ एक आदमी नहीं दे रहा है, बारी बारी से बहुत लोग दे रहे हैं और इससे साफ जाहिर है कि पहला ये तो एक साजिश का एक वेल प्लान्ड साजिश है, जिसके अंतर्गत एक एक करके बोले जा रहे हैं ताकि आग भड़कती रहे, प्रेशर बढ़ा रहे, टेंशन बढ़ता ही जाए। पिछले 2 साल में जो हम देख रहे हैं, ये घृणा का जो भाव है, अफवाहों का जो दौर है, भारत में मंत्रीगण, पार्लियामेंट में एमपीज, एमएलएज, पंचायत में किस तरीके से कानून ना होकर जंगल राज बन गया है, कानून को ताक पे रख दिया है, पुलिस देखती रहती है। वही पुलिस जो मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ छोटी सी बात पे देशद्रोह का मुकदमा बना देती है, छोटी सी बात के ऊपर एनकाउंटर करने की कोशिश करती है, उनके मुंह के सामने हो रहा है, उनकी रिकॉर्डिंग के सामने हो रहा है, टेलीविज़न वाले बोल रहे हैं इसके ऊपर और अभी तक कुछ केस दर्ज नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री अमित शाह, भाजपा के नेतागण, मोहन भागवत, आरएसएस के नेतागण
किसी को नहीं डांट रहे हैं। तो जब ये दंगाइयों को कोई डांट नहीं रहा है तो हम तो मान के चलते हैं कि इन दंगाइयों को अपने आपा लोगों के, अपने जो उनके नेतागण हैं, उनके नायक हैं, उनकी शय है, सिर्फ शय नहीं है, उनके इशारों पे बोल रहे हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये हमारे पिताश्री का देश है, हमारी माता का देश है। सैकड़ों साल से, हज़ारों साल से हम यहीं के पैदाइश हैं। यहीं की मिट्टी, यहीं की हवा, यहीं का पानी हमारे खून में है। किसी और को हम क्यों हक दें बताने का कि हम देशद्रोही हैं या देशद्रोही? ये सरकार का फ़र्ज़ है, पुलिस का फ़र्ज़ है, फ़ौज का फ़र्ज़ है कि हमको सिक्योरिटी दें। हम अपनी रक्षा के लिए हथियार नहीं उठाएंगे, अपनी रक्षा के लिए पत्थर नहीं उठाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मंत्री आएँ, प्रधानमंत्री आएँ, गृह मंत्री आएँ और बोले, हमको अश्योरेंस दें कि जॉन, शबनम, तुम हमारे देश में, तुम अपने देश में सेफ हो, हिफाजत से हो, बिना डर के रहो। हम दंगाइयों को, डराने वालों को सख्त से सख्त सज़ा देंगे। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब इन लोगों के मुंह से ये बात आएगी। नहीं तो हम सब जानते हैं वो सुबह भी ज़रूर आएगी जब इनका राज नहीं रहेगा। आगरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्रीय सरकार के मंत्रियों ने खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। उन्होंने यह कहा है कि हथियार उठा लेना चाहिए, बंदूक उठा लेनी चाहिए और मुसलमानों का सफाया शुरू करना चाहिए और आखिरी जंग शुरू होगी। यह बात सिर्फ चिंताजनक है ऐसा नहीं कहा जा सकता, यह बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अब भारत की सरकार का एक मंत्री भारत में सिविल जंग या सिविल वॉर का ऐलान कर रहा है। वह इसके नतीजों से परिचित है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। दूसरे, आगरा में हत्या की एक घटना हुई जो कि भारतवर्ष में बहुत जगह होती है। हत्या एक हिंदू की हुई और अभियुक्त मुसलमान हैं। अभियुक्तों को पकड़ लिया गया है, वे जेल में हैं और कानूनी कार्रवाई चल रही है। इस कानूनी कार्रवाई के चलने के दौरान इस सभा का आयोजन करना, इसका मतलब यह है कि आप दरअसल इस पूरी घटना को एक ख़ास रंग देना चाहते हैं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जिसकी हत्या हुई है वह गौ रक्षा में शामिल था और जिन्होंने हत्या की है वे बीफ के उद्योग में शामिल थे और इसीलिए उन्होंने उसकी हत्या की है। अभी तक जांच नहीं हुई है, अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा चुका है, अभी तक चार्जशीट नहीं बनी है। इसके पहले ही यह बात भारत के संविधान की शपथ लेकर मंत्री बना हुआ व्यक्ति और उसके सामने सभा में कह दी जाती है। यह कानून का सीधा उल्लंघन है, अगर इसके लिए मैं मुलायम शब्दों का इस्तेमाल करूं। दूसरा, मैं जिस शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं वो यह कि यह अपराध है और इस अपराध के लिए इन सारे लोगों पर जो सभा में थे उन पर उच्चतम न्यायालय को सो मोटो नोटिस लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये भाषण किसी भी दूसरे भाषण से ज़्यादा खतरनाक है। ये खुली सभा में दिए गए, उसके बाद आगरा और उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में उस आदमी की बरसी के नाम पर अब इन भाषणों को दोहराया जा रहा है, व्हाट्सएप और दूसरे माध्यमों से दोहराया जा रहा है और लोगों को उकसाया जा रहा है कि वे मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाएं और उनका पूरी तरह से सफाया कर दें। यह भारत के संविधान के पर सीधा हमला है और अगर देशद्रोह की धारा कहीं लगनी है तो यहाँ लगनी चाहिए। तो भारत की पूरी सरकार हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के दलित छात्रों पर और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों पर तो हमला करती है और वहाँ सीना ठोंक रही है कि उसने देशद्रोहियों को पकड़ लिया है, लेकिन देशद्रोही खुद सरकार में बैठे हुए हैं जो भारत को खंड खंड करने का ऐलान कर रहे हैं। वे भारत की एक आबादी को नेस्तनाबूद करने का ऐलान कर रहे हैं। देखना यह है कि क्या हिंदुस्तान में इंसाफ बचा हुआ है, क्या हिंदुस्तान की विपक्षी राजनीतिक दलों में इतनी हिम्मत बची हुई है कि वे इस प्रश्न पर संसद को
बाध्य करें कि वो इस प्रश्न पर विचार करें और जो जिन्होंने ये आपराधिक कृत्य किया है, मुजरिमाना हरकत की है, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मैंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को एक शिकायत भेजी है। आइन की खिलाफत हुई है, कानून की खिलाफत हुई है, और ये जो कानून के राज को तब्दील करके भीड़ के राज को लागू करने की, हेट स्पीच करने की और सियासी रोटियां पकाने के लिए फ़िरका परस्ती का एक वातावरण पैदा करने की जो कोशिश लगातार की जा रही है उत्तर प्रदेश में 2017 को मद्देनज़र रखते, इसके खिलाफ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने एक्शन ले लिया है। मुझे उम्मीद है कि उनके एक्शन और नोटिस पर वज़ीर आला अखिलेश यादव इनकी गिरफ्तारी करेंगे, क्योंकि 153A का उल्लंघन हुआ है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि विकास के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी विनाश के रास्ते पर नहीं चलेगी, क्योंकि बार बार ऐसा मामले आ रहे हैं, अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज और अब देवबंद और ये। तो मुझे लगता है कि मोदी जी को भी अपनी चुप्पी छोड़नी चाहिए और अखिलेश को भी अपनी सियासी नीवाकुश्ती बंद करनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तान का जो आइन है, हिंदुस्तान का जो संविधान है, उसका माहौल बनाना है। ये हिंदुत्ववादी जितनी भी ताकतें हैं, वो चाहे सत्ता में आए, संवैधानिक रास्ते से सत्ता में आए, पर उनका जो पूरा का पूरा मनुवाद का जो समझ है, उस हिसाब से वो संविधान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं। अगर आप देखें, कल उनके भाषण में उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा है कि जो लोग जो है आईपीसी का हवाला देते हैं कि आईपीसी जो है का ये उल्लंघन है, उन्हें हम बताना चाहते हैं कि आईपीसी में कानून हाथ में लेने की गुंजाइश बाकी है। वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो ताकतें हैं, ये हिंदुस्तान के टुकड़े चाहती हैं। और हिंदुस्तान का जो आइन है, अगर हम उसे बचा पाएंगे, उसके लिए खड़े हो पाएंगे, तो शायद ये मुल्क बच पाएगा।